आज का वीडियो होने वाला है ऑस्टियोआर्थराइटिस पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो 3 शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ऑस्टियो, दूसरा है आर्थरॉन और तीसरा है आइटिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, आर्थरॉन का मतलब होता है जॉइंट और आइटिस का मतलब होता है, जैसा कि हमको पता ही है, इन्फ्लेमेशन। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कि बोन्स के जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाए, और जॉइंट में भी पर्टिकुलरली कौन ज़्यादा अफेक्ट होगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो जैसे कि RA यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है, उसका क्या मतलब होता है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम उसमें पूरा इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर क्या? सिर्फ जॉइंट और बोन्स। ठीक, अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की तो क्या है? अ कंडीशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ फोकल लॉस ऑफ आर्टिकुलर हाइलैंड कार्टिलेज with proliferation of new bone and remodeling of joint contour। तो यहाँ पर मैं एक जॉइंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जिन जॉइंट्स के कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक, तो ये दोनों बोन्स हैं। अब हम बनाएंगे इसकी साइनोवियल कैविटी, और ये जो मैं ग्रीन पेन से बना रही हूँ ये क्या है? ये इसकी आर्टिकुलर कार्टिलेज है। आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या काम होता है? जॉइंट में कुशनिंग का काम करती है, मतलब दो जॉइंट्स आपस में टकराकर फ्रिक्शन ना क्रिएट करें, तो उसमें ये बचाव करती है एक तरीके से। तो इस कंडीशन में क्या होता है? साइनोवियल जॉइंट्स में आर्टिकुलर कार्टिलेज का लॉस हो जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है? नई बोन का प्रोलिफरेशन होता है, यानी जो ऑस्टियोसाइट्स होती है वो ज़्यादा ग्रो करने लगती है और इस तरीके से ऑस्टियोफाइट्स बना लेती है। और फिर नेक्स्ट क्या है? रीमॉडलिंग ऑफ जॉइंट कंटोर, यानी कि जो जॉइंट्स हैं वो नए तरीके से मॉडिफाई होने लगते हैं। तो ये जो पूरी कंडीशन है ये है OA। अब बात कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ OA की, कि हमारे बॉडी के किस किस जॉइंट्स में ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, PIP DIP हो गए, और हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया। इनमें इसका ज़्यादातर क्या होगा? और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर जिन जिन को मैं आपको रेड कलर से बता रही हूँ उससे आपको समझ में आएगा कि इसमें ज़्यादातर OA में इनका ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट होता है, और ग्रेट टो का जो जॉइंट है वो भी। फिर नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स, यानी ये वो रिस्क है जिनके वजह से आपको OA हो सकता है, या इन कंडीशंस के साथ समझ लीजिए OA डायरेक्टली लिंक्ड होता है, जिसमें है एज, सेक्स, ओबेसिटी, जॉइंट इंजरी। और फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं एज की। एज में क्या है? बढ़ती हुई एज के साथ में रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं OA के लिए। फिर है सेक्स, तो बात करते हैं फीमेल और मेल की। तो फीमेल जो है वो ज़्यादा प्रोन होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एज़ कम्पेयर टू मैन, और जिसमें कि एक केस ऐसा है कि हिप जॉइंट का, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर ही होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं ओबेसिटी की। तो ओबेसिटी जो है वो तो सब जानते ही हैं कि हमेशा बीमारियां क्रिएट करने वाली कंडीशन है। तो क्योंकि ओबेसिटी के कारण आपका जो पूरा वेट है वो आपके नी जॉइंट पर ज़्यादा जाता है, तो क्या होता है कि हिप जॉइंट और नी जॉइंट, दो जॉइंट के केस ओबेसिटी में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। बात करें जॉइंट इंजरी की, तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको प्रीवियस कोई जॉइंट इंजरी रही होगी, उस इंजरी के कारण आपको आगे चल के OA हो सकता है। फिर है रिपीटेड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट, हो सकता है आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है, आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसकी वजह से आपके जॉइंट पर बार बार स्ट्रेस देना पड़ता है। जैसे कि फार्मर लोग झुककर ज़्यादा काम करते हैं, तो उनके हिप जॉइंट, या भारी चीज़ें उठाते हैं तो उनके हिप जॉइंट पर ज़्यादा लोड पड़ता है या स्ट्रेस पड़ता है, तो इस वजह से उनको हिप जॉइंट का OA हो सकता है। फुटबॉलर्स जो है उनको नी जॉइंट का OA हो सकता है। बात करें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स भी एक कंडीशन है इसमें कि क्या होगा कि OA की कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि किस किस में? रेस, अगर मैं बात करूँ रेस की, और दूसरी बात करें हम किसकी? कॉकेशियंस की। तो सिंपली जो कॉकेशियंस होते हैं उनमें हिप जॉइंट और नी जॉइंट की कंडीशन ज़्यादातर देखने को मिलती है, और जो बाकी रेस में सभी कंडीशंस ऑलमोस्ट देखने को मिलती हैं, बट कॉकेशियंस जो होते हैं उसमें मेनली आपको मिलेगी हिप जॉइंट की कंडीशन।
फिर नेक्स्ट है बोन डिफॉर्मिटीज़। हो सकता है पहले से कोई बोन डिफॉर्मिटीज़ रही हो, जैसे कि बो लेग्स और नॉक लेग्स, तो उसके वजह से भी OA हो सकता है। फिर बात कर रहे हैं सर्टेन मेटाबॉलिक डिसीजेज़ की, जैसे कि कुछ लोगों में कुछ मेटाबॉलिक डिसीजेज़ होते हैं, उनके वजह से आपको OA होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हीमेक्रोमेटोसिस, यानी कि इसमें जब आयरन आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाए। बात कर रहे हैं अब हम किस चीज़ की, पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी अगर हमको समझना है तो उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक आइडियल साइनोवियल जॉइंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। इसमें मैं आपको पार्ट्स बताती हूँ कौन कौन से पार्ट्स हैं। दो चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, बोन्स, ये दोनों बोन्स हैं, ठीक, ये आपका बोन हो गया। फिर इसके बाद में ये बोन मैरो हो गया, बोन के अंदर बोन मैरो हो गया ये। और फिर ये जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है, यही इसी का ज़्यादा खेल है यहाँ पर, वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कुशनिंग का काम करती है, ठीक, इसका मेन रोल है यहाँ पर, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। फिर नेक्स्ट है ये जो पूरी कैविटी आपको दिख रही है, ये क्या है, ये है साइनोवियल कैविटी। और साइनोवियल कैविटी हमेशा किससे फिल्ड होती है, साइनोवियल फ्लूइड से। और साइनोवियल कैविटी को जो कवर करती है उसे हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस तरीके से इनके नाम हैं। और ये जो पूरा पार्ट, मतलब समझ लीजिए जो पूरा हिस्सा है, एक कैप्सूल जैसा बन गया, इसको हम कहते हैं जॉइंट कैप्सूल, ठीक है। ये पूरे जो हैं हिस्से हैं किसके, साइनोवियल जॉइंट के। अब इसमें मेन कहानी मैंने क्या बताया, किसकी है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की है। तो हम समझते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज का स्ट्रक्चर में अगर आपको समझाऊं तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो बनी होती है एक तरीके के मेशवर्क से, जिसमें क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या अपने आसपास क्या मेशवर्क कंटेन करती है, किसका, टाइप 2 कोलेजन का। और ये टाइप 2 कोलेजन आगे एक्सटेंड होता है और इसके साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन मॉलिक्यूल्स। और प्रोटियोग्लाइकेन मॉलिक्यूल्स में मेन होता है एग्रीकेन। और ये एग्रीकेन वगैरह आगे चल के जुड़ते हैं GAG, गैग्स से। गैग्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसमाइन ग्लाइकेन्स। और ये सब आपस में जुड़कर एक मजबूती देते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज को। अब समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी को इन डिटेल। तो मैंने क्या बताया कि मेन रोल यहाँ पर किसका है, कार्टिलेज का है। तो 3 तरीके से हम पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे। पहला है कार्टिलेज चेंजेस, दूसरे हैं बोन चेंजेस, और तीसरे हैं अदर चेंजेस। कार्टिलेज चेंजेस जिसमें क्या होगा, आपकी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स होगी, बोन में क्या बदलाव होगा, और उन दोनों के अलावा और जॉइंट में क्या क्या दिक्कत होगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहली, जो क्या है, कार्टिलेज चेंजेस। मतलब कार्टिलेज के अंदर क्या चेंज आ रहा है। कार्टिलेज के अंदर सबसे पहले तो हम जानते हैं फिर से कि आखिर कार्टिलेज बनी किस किस से है। बनी किससे है ये जानेंगे तभी हमको पता चलेगा कि उसमें प्रॉब्लम क्या हुई है। तो कार्टिलेज जो है, मैंने क्या बताया, उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स उसमें इस तरीके से एक मैश वर्क में प्रेजेंट होती है बीच बीच में। और वो जो मैश वर्क है वो किसका होता है, वो होता है टाइप 2 कोलेजन का। ये टाइप 2 कोलेजन, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की ब्रांचेस होती है, वैसे आगे ब्रांचेस होगी किसकी, टाइप 2 कोलेजन की ब्रांचेस होगी। और वो ब्रांचेस क्या है, सबसे पहले तो होंगे प्रोटियोग्लाइकेन्स। प्रोटियोग्लाइकेन्स जो है उसमें मेन होगा एग्रीकेन। और एग्रीकेन आगे और एक्सटेंड करके जुड़ा रहेगा किससे, गैग्स से। गैग्स क्या है, ग्लाइकोसमाइन ग्लाइकेन्स, जिसमें होते हैं क्या, 3 इंपॉर्टेंट आप याद रख लीजिए, किरेटेन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और इसके अलावा हाइलुरोनेन। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट गैग्स हैं जो कि किससे जुड़े रहेंगे, एग्रीकेन्स से। और एग्रीकेन्स जो है टाइप 2 कोलेजन से। और ये एक बन जाएगा पूरा मैश वर्क, है ना, सभी एक दूसरे से जुड़ के एक मैश वर्क बना लेंगे। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, जो आपकी कार्टिलेज है उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेगा। अब स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने से क्या होगा
कि वो खुद मजबूत रहेगी, वो जितनी मजबूत रहेगी वो उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जॉइंट की कुशनिंग कर पाएगी। इस तरीके से जॉइंट अगर आपस में रगड़ाएगा तो क्या होगा, कोई भी चीज़, आपकी स्किन भी इवन एक दूसरे पर रगड़ खाती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर फ्रिक्शन होता है। और थोड़ी अगर वो वहाँ पे थोड़ा सा भी मतलब स्किन जो है रप्चर्ड है तो वहाँ पर दर्द होने लगता है। सेम कंडीशन जॉइंट्स के साथ है। जॉइंट्स में भी अगर मूवमेंट होने पर फ्रिक्शन होगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उनके बीच में टूट फूट होने लगेगी, है ना, और रप्चर होने लगेगी वहाँ की सेल, और फिर आगे चल के इन्फ्लेमेशन होगी। बस यही चीज़ हो जाती है OA के अंदर। बाकी ये होती क्यों है, क्योंकि ये जो कार्टिलेजेस है ये अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाती है। और क्यों नहीं कर पाती है, उसका कारण जानते हैं। क्योंकि कार्टिलेज जो है वो, उसमें भी सेल्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स है, तो वो जो है पूरे टाइम समझ लीजिए बनती रहती है। इस तरीके से काम उनका भी चलता है, नई नई सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल्स ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से कार्टिलेज में भी कॉन्ड्रोसाइट्स के लिए 2 तरीके के एंजाइम्स काम करते हैं। पहले एंजाइम्स होते हैं डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स और दूसरे एंजाइम्स होते हैं कंस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स का जब लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो आपकी कॉन्ड्रोसाइट्स है वो मरने लगेगी, और कॉन्ड्रोसाइट्स मरने लगेगी तो ऑब्वियसली जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसका क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कार्टिलेज खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल है, मतलब वो कुछ एंजाइम्स प्ले कर रहे हैं। सपोज उनमें से जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है उनमें से कुछ एंजाइम है जैसे कि प्रोटीएजेस। प्रोटीएज कौन होते हैं, प्रोटीएज वो होते हैं जो प्रोटीन्स का डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक। तो कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन है। अब वो उसमें क्या होगा कि डिस्ट्रक्शन होगा किसका, कॉन्ड्रोसाइट्स का। अब समझ लीजिए ये प्रोटीएज है, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जानते हैं इस डिस्ट्रक्शन में हो क्या रहा है। ये है कौन, ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स है। डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, वो जो आपकी कॉन्ड्रोसाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स के डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा, जब कॉन्ड्रोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उनका जो मेश वर्क है वो भी अफेक्ट होगा। तो जो मेश वर्क है उसमें एग्रीकेन जो रहेगा उसका लेवल कम होने लगेगा। एग्रीकेन का लेवल कम होने से क्या होगा कि वहाँ पर जो स्ट्रेंथनिंग है वो कम हो जाएगी। इवन जो टाइप 2 कोलिजन था वो ख़त्म होने लगेगा और उसकी जगह टाइप 1 कोलिजन आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो इनका मेश वर्क था, जो बहुत ही टाइट मेश वर्क था, अब वो लूज़ होने लगेगा। उसके वजह से बहुत ही कम स्ट्रेंथ मिल पाएगी। कम स्ट्रेंथ मिल पाएगी तो जो आपका जॉइंट है वो आपस में फ्रिक्शन करेगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है वो और क्या कर सकते हैं, वो बीच बीच में ये जो आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज हैं उनमें क्या कर देंगे, उनमें दरारें सी क्रिएट कर देंगे। और इन दरारों को हम क्या कहेंगे, फिब्रिलेशन। इन दरारों को हम कहते हैं फिब्रिलेशन, ठीक। वर्टिकल ग्रूव्स टाइप के बनने लगते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, ठीक। अब क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी चीज़ होगी, जैसे समझ लीजिए एक चौक ही है, अगर आप उसको घिसेंगे तो क्या होगा, उसमें से थोड़ा थोड़ा पाउडर निकलेगा। वैसे ही समझ लीजिए कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसका डिस्ट्रक्शन होता है तो उसमें से छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स निकलने लगते हैं। वो पार्टिकल्स ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, समझ लीजिए ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये वही पार्टिकल्स हैं, जॉइंट माइस कहा जाता है इन्हें। ये जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, और क्योंकि इसके अंदर आप समझिएगा टाइप 2 कोलेजन के साथ एग्रीकेन होना चाहिए, पर यहाँ पर है टाइप 1 कोलेजन के साथ एग्रीकेन, तो ये कुछ अलग सी चीज़ हो गई है ना हमारे जॉइंट के लिए। और जॉइंट का जो कैप्सूल है उसमें आप भी जानते हैं कि ऑलरेडी उनकी मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है जो कि उसको अलग अलग किस्म के एंटीजन से बचा के रखती है। तो अब ये जॉइंट माइस है, जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है ग्रीन कलर की, उस पर जा करके चिपक जाएगा, स्टक हो जाएगा। और स्टक हो जाएगा तो वहाँ पर साइटोकाइंस जो हैं उनका एक्शन क्रिएट होगा। साइटोकाइन का एक्शन क्रिएट होगा तो साइटोकाइंस क्या करेंगे, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएंगे। तो अलग अलग जो है इसके अंदर क्या है, मैंने बताया प्रोटियोग्लाइकन और टाइप 1 था, इसके वजह से साइटोकाइंस रिलीज हुए। फिर हम बात करते हैं दूसरी किस बारे में, कि इस तरीके से फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन होने के कारण जॉइंट्स में और प्रॉब्लम हुई
वैसे ही आर्टिकुलर कार्टिलेज तो खराब हो ही चुकी थी, तो फ्रिक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन बढ़ी, और इस वजह से फिर जो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वो सारी होगी, और वही आपकी जो कंडीशन है वो है OA। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, बोन चेंजेस की। बोन में क्या क्या बदलाव आएंगे इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कार्टिलेज चेंजेस की, अब हम बात करेंगे बोन चेंजेस की कि बोन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जॉइंट में जो मतलब जो आपका दो बोन्स थी उनके बीच में जो गैप था वो बहुत ही कम हो चुका है। ठीक, अब हो रही है रीमॉडलिंग ऑफ बोन कंटूर, है ना। जो आपका जॉइंट था जिस तरीके का वो हुआ करता था वैसा ना हो करके अब उसकी रीमॉडलिंग हो रही है। ये रीमॉडलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है ऑसिफिकेशन, और उसी की वजह से क्या है, ऑसिफिकेशन की वजह से ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं। यहाँ पर जो है ये मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स हैं। और लास्ट क्या है, स्क्लेरोसिस हो रहा है यहाँ पर, यानी कि हार्डनिंग हो रही है बोन्स की, और नीचे सिस्ट भी बन रहे हैं। सिस्ट मतलब क्या, फ्लूइड फिल्ड छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं जो बोन्स में बन जाती है। फिर बात करते हैं अदर चेंजेस की। अदर चेंजेस में क्या क्या होगा, ये तो क्योंकि हमने पहले की बोन की बात की, बोन में क्या क्या हुआ। अब जो आपका कैप्सूल है साइनोवियल कैप्सूल, उसमें भी क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जो कैप्सूल है ना वो थिक होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर ऑस्टियोकॉन्ड्रल बॉडीज़ बनेगी, और जो आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें भी बहुत ज़्यादा सेल्स डिवाइड होने लगेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स जो है वो क्योंकि इतने सारे कंडीशंस में हो रहा है OA, मतलब कि अलग अलग जॉइंट्स के हिसाब से, तो हम सभी को एक साथ बात करेंगे। फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं नोडल जनरलाइज्ड OA की, जिसमें क्या है, नोडल जनरलाइज्ड OA मतलब जो जनरलाइज्ड है, और उसमें क्या है कि दो या उनसे ज़्यादा नोडल नोड्स हम कह सकते हैं कि आपके जो DIP है यानी कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स है वो इन्वॉल्व हो, वो वाले। तो इसमें क्या है, पेन रहेगा जॉइंट्स में, स्टिफनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, और इसके अलावा क्या हो सकता है, हैबर्डन नोड्स हो सकती है और बुकार्ड नोड्स हो सकती है। हैबर्डन नोड्स क्या होती है, जो कि आपके DIP में हो, और बुकार्ड वो होगी जो PIP में हो। फिर नेक्स्ट है नी OA, नी जॉइंट में जो हो, तो ये क्या करेगा, टारगेट करेगा पटेलोफेमोरल और मीडियल टीबियोफेमोरल कॉम्प्लेक्स को। इसमें नी पेन होगा, और जर्की और असिमेट्रिक गेट हो जाएगा, जर्की गेट हो जाएगा। इसके अलावा वीकनेस हो सकती है क्वाड्रिसेप मसल्स की, और जो फ्लेक्शन है या एक्सटेंशन है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। नेक्स्ट है हिप OA, ये आपके सुपीरियर एस्पेक्ट को के जॉइंट को जो है उनको टारगेट करेगा। हिप पेन रहेगा, और एंटैल्जिक गेट होगा, एंटीरियर ग्रोइन टेंडरनेस रहेगी, रेस्ट्रिक्शन रहेगा रोटेशन में, मतलब रोटेशन उतना प्रॉपरली नहीं हो पाएगा आखिर। फिर नेक्स्ट है आपका अर्ली ऑनसेट ऑफ OA, मतलब समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जल्दी हो जाए ऑनसेट OA का, तो उसमें क्या होगा, एक सिंगल जॉइंट ही अफेक्ट होगा, और वो क्यों होगा, क्योंकि किसी प्रीवियस ट्रॉमा के कारण ऐसा हो सकता है। बात कर रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन की कि किस किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि OA है आपके पेशेंट को या नहीं है। तो 4 तरीके हैं। तो मेन सबसे पहला है एक्सरे। एक्सरे सबसे पहले किया जाएगा। एक्सरे में क्या होगा, जो आपका PA व्यू है वो लिया जाएगा किसका, पेल्विस का, PA व्यू ऑफ पेल्विस। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, हिप OA के बारे में। फिर बात करते हैं हम किसका, स्टैंडिंग AP है, ये मैंने स्टैंडर्ड लिख दिया, ये स्टैंडिंग AP रेडियोग्राफ है, उससे टीबियो फेमोरल का, कार्टिलेजिस का, और फ्लेक्स स्काईलाइन व्यू जो है उससे पता चलेगा पटेलो फेमोरल नैरोइंग का। तो ये जो है ये तरीके हैं एक्सरे करके पता लगाने के कि किस पार्ट में OA हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है FBC, ESR और CRP। ये जो है इन सभी से क्लियर पता नहीं चलेगा क्योंकि ये तो नॉर्मल ही आएंगे OA के केस में। फिर नेक्स्ट है साइनोवियल फ्लूइड एस्पायरेशन। कंफर्मेशन के लिए साइनोवियल फ्लूइड एस्पायरेशन किया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको बाहर निकाल करके उसको चेक किया जाएगा। तो
आमतौर पर क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है कि टर्बिडिटी कम हो जाएगी। नॉर्मल जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो ज़्यादा टर्बिड होता है, तो यहाँ पर उसकी टर्बिडिटी कम हो जाएगी और विस्कोसिटी भी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है CPPD, ये मिल सकता है उसके अंदर। CPPD क्या है? पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन मिल सकता है आपको अपने साइनोवियल फ्लूइड में। और इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि कैल्सिफिकेशन हो रहा है ना वापस स्क्लेरोसिस, इसलिए। नेक्स्ट है रेडियो आइसोटोप्स, बोन स्कैन्स, उसमें बोन रीमॉडलिंग का पता चल जाएगा। बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो इतने तरीके के मैनेजमेंट है आप, क्योंकि ये कंटेंट मैंने उठाया है डेविडसन से, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या आपके पेशेंट को क्या पता होना चाहिए? पेशेंट को फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी कंडीशन की, ताकि वो अपनी तरफ से रिस्क से दूर रह सके और अपने आप को वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली कंडीशन से दूर रखे। इसलिए पेशेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट है एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं और एरोबिक एक्सरसाइजेज करवाई जा सकती हैं पेशेंट को। तो ये जो है ये फिजियोथेरेपी वाला पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एडवर्स मैकेनिकल फैक्टर्स, मतलब वही कि आपको ऐसे, जैसे अगर किसी पेशेंट को OA है तो उसको ऐसे ऊटपटांग काम नहीं करना है जिसकी वजह से उसको और दिक्कतें हो, जैसे कि ज़्यादा वेट वाली चीज़ नहीं उठानी होती है, फिर और वेट लॉस करना होता है। अगर पेशेंट आपका ओबीज है तो उसको वेट कम करना ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग ट्रीटमेंट यानी कि फार्माकोथेरेपी। इसमें क्या है, पेन रिलीवर्स यूज़ होंगे जिनको हम एनसेड्स कहेंगे मेनली। तो पैरासीटामोल जो है यूज़ होगा, टॉपिकल एनसेड्स यूज़ हो सकते हैं, ओपिएट्स यूज़ हो सकते हैं यानी कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, और बढ़ते केसेस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सर्जरी। तो सर्जरी में क्या क्या हो सकता है? ऑस्टियोटॉमी, जो ऑस्टियोफाइट्स आ गए हैं उन सबका क्या होगा, ऑस्टियोटॉमी हो सकती है। इसके अलावा जॉइंट रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। और ऑस्टियोटॉमी क्यों करी जाएगी? क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट जो है उनका पोस्चर में डिफरेंस आ गया हो, तो उसके लिए भी ऑस्टियोटॉमी की जा सकती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर